31 साल की एक पोस्ट ग्रेजुएट फीमेल ट्रेनी डॉक्टर कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में रात के करीब 2 बजे अपने कलीग्स के साथ डिनर करती है और लगातार 36 घंटे काम करने के बाद वो रेस्ट करना चाहती थी, इसलिए वो उसी हॉस्पिटल में 3rd फ्लोर पे जाती है जहाँ सेमिनार रूम होता है और वहीं जाकर एक लाल कंबल ओढ़कर सो जाती है। यहाँ घर पे उसकी फैमिली वाले आराम से सोए थे ये समझकर कि हमारी बेटी हॉस्पिटल में है, सेफ है। बट कुछ घंटे बाद ही उसके घर वालों को फोन जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। इसके बाद जब फीमेल ट्रेनी डॉक्टर के फैमिली मेंबर्स हॉस्पिटल पहुंचते हैं तब उनको 3 घंटे तक अपनी बेटी की डेड बॉडी को नहीं दिखाया जाता। हमको 3 घंटा खड़े रखा, हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। और 3 घंटे बाद ट्रेनी डॉक्टर के माँ बाप को अंदर जाने दिया जाता है और जब वो अपनी बेटी को जाकर देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उनको फोन पे बताया गया था कि उनकी बेटी ने सुसाइड किया है। बट उनको जो दिखता है, बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है इस तरह 2 पाँव को नहीं छीना जा सकता है। चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। बाद में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और ऑटोप्सी रिपोर्ट आता है तब पता चलता है कि bleeding from both eyes, bleeding from the mouth, bleeding from the vagina, deep wound in vagina due to perverted sexuality, genital torture, nose and mouth clamped, smashed on wall or floor to prevent her from screaming, throat strangled to suffocate, injury on the lip, scratches on the face, injuries on face and nail, injuries on the left leg, injury on the neck. इस इंसिडेंट के जस्ट बाद हॉस्पिटल में प्रोटेस्ट देखने मिलता है और जैसे जैसे ये न्यूज लोगों तक पहुंचती है तो ना सिर्फ वेस्ट बंगाल कोलकाता में बल्कि दिल्ली, कर्नाटका, उड़ीसा, असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ऑल ओवर इंडिया मैसिव प्रोटेस्ट देखने को मिलता है। और फिर क्या होता है कि इस प्रोटेस्ट को देखकर पुलिस थोड़ा हरकत में आती है और इन्वेस्टिगेशन तेज करती है। सबसे पहले जिस सेमिनार रूम से डॉक्टर की बॉडी मिली थी वहाँ से पुलिस को एक ब्लूटूथ ईयरफोन मिलता है और जब पुलिस ने हॉस्पिटल के गेट पे लगे सीसीटीवी फुटेज को देखा तो पता चला कि वो ईयरफोन संजय रॉय नामक एक शख्स के गले में था जब वो 4 बजे के आसपास इमरजेंसी बिल्डिंग में घुसा था। लेकिन 40 मिनट बाद जब वो बाहर निकलता है तो उसकी गर्दन में वो ईयरफोन नहीं था। और फिर बाद में जब पुलिस संजय रॉय को बुलाकर उसी ब्लूटूथ को उसके फोन से कनेक्ट करके देखती है तो ब्लूटूथ तुरंत कनेक्ट हो जाता है। मतलब ये क्लियर हो गया कि जुर्म करते वक्त ये भी वहाँ मौजूद था और इसलिए पुलिस इसको तुरंत अरेस्ट कर लेती है। लेकिन लोग इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे क्योंकि ये जो रेप और मर्डर हुआ है ये एक इंसान नहीं कर सकता है और जो सीमेन एनालिसिस हुआ है हमारे विक्टिम के वेजाइना में उसमें 2 से 3 लोगों के सीमेन आए हैं। तो हमें चाहिए कि पुलिस और अथॉरिटीज पहले तो ट्रैक करे जिन्होंने भी ये कर्म किया है, उसके बाद एवरीवन शुड बी हैंग्ड। और एग्जैक्टली जिस ब्रुटैलिटी से ये किया गया और जिस हालात में बॉडी पाई गई वो किसी एक आदमी का तो काम हो ही नहीं सकता। तो एग्जैक्टली 8-9 अगस्त के उस काली रात को हुआ क्या था, इस जुर्म को अंजाम देने में कितने लोग थे, ये संजय रॉय आखिर कौन है और इतना ब्रूटल मर्डर होने के बाद भी, सबूत सामने होने के बाद भी पुलिस से लेकर हॉस्पिटल अथॉरिटी तक इस केस को दबाने में क्यों लगी हुई है। इस पूरे इंसिडेंट की शुरुआत होती है 8 अगस्त के मॉर्निंग में। संजय रॉय जो कि एक सिविक वॉलंटियर था और इसी वजह से आरजीकर हॉस्पिटल में एक पेशेंट की एडमिशन में मदद करने आता है। पेशेंट के एडमिशन के बाद वो हॉस्पिटल से चला गया, लेकिन लगभग 11 बजे रात को संजय हॉस्पिटल वापस आया ताकि उसी पेशेंट का एक्सरे कराने में मदद कर सके। और अगस्त 9 के लगभग 1 बजे रात को पेशेंट का सर्जरी था जिसकी वजह से ये संजय वही हॉस्पिटल में रुका हुआ था। और उसके बाद ये क्या करता है कि सर्जरी के टाइम से ठीक पहले उसी हॉस्पिटल के बिल्डिंग के पीछे उसी पेशेंट के एक रिलेटिव के साथ शराब पीने चला जाता है और इसको शराब पीते पीते सुबह के 3 बज जाते हैं। उधर वो जो ट्रेनी डॉक्टर थी वो अपने 4 कलीग्स के साथ डिनर करके ये कहती है कि अगर कोई इमरजेंसी हो तो मुझे उठा देना, मैं सोने जा रही हूँ। हॉस्पिटल में कोई प्रॉपर इंतजाम ना होने की वजह से वो 3rd फ्लोर पर जहाँ सेमिनार रूम था वहीं जाकर सो जाती है। वो ट्रेनी डॉक्टर तो सो जाती है लेकिन संजय जो शराब पी रहा था, ये हैवान शराब पीने के बाद हॉस्पिटल के चेस्ट
वेस्ट मेडिसिन बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पे वापस जाता है, जहाँ पे ये ट्रेनी डॉक्टर रेस्ट कर रही थी। इसके बाद संजय ट्रेनी डॉक्टर के साथ वो सब काम करता है जो एक आम इंसान करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। फीमेल ट्रेनी डॉक्टर के साथ ये 40-45 मिनट तक सेक्सुअल अब्यूज करता है, टॉर्चर करता है, वो हर चीजें करता है जिसे सुनने मात्र से किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। और ये सब करने के बाद उसको जान से देता है, और ये सब करने के बाद वो सबूत भी मिटाने की कोशिश करता है। उसके बाद वो हॉल से 40-45 मिनट के बाद बाहर निकल गया। सीसीटीवी फुटेज ने संजय को हॉस्पिटल प्रेमिसेस से लगभग 4:30 बजे बाहर निकलते हुए कैप्चर किया। उसके बाद वो अपने पुलिस बैरक में वापस गया और सो गया। सोने से पहले ये अपने खून में लिपटे कपड़े धोता है और सबूत मिटाने की कोशिश करता है, लेकिन शायद ब्लूटूथ लेना भूल गया था और अपने शूज को धोना भूल गया था, जिससे ब्लूटूथ और इसके शूज पे लगे खून से पकड़ा जाता है। चाहो तो मुझे फांसी पे लटका दो, ये इस दरिंदे का कहना है। मतलब इसको जरा सा भी गिल्टी फील नहीं हो रहा अभी भी। पुलिस जब इस दरिंदे की बैकग्राउंड खंगालती है तब पता चलता है कि इस दरिंदे का ये जुर्म कोई पहली बार नहीं था, बल्कि इसने अपनी माँ, बहन, भाई किसी को भी नहीं छोड़ा। उनके बॉडी पार्ट्स पे टॉर्चर, पिटाई के निशान थे। इसकी 4 शादी हो चुकी है, 3 पत्नी तो सेक्सुअल टॉर्चर की वजह से इसको छोड़कर चली गई और चौथी कैंसर की वजह से मारी गई। इसके कैरेक्टर का आपको अंदाजा लग ही गया होगा, लेकिन बेशर्मी की हद देखो। इतना सब होने के बाद भी इस दरिंदे को बचाने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले तो आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के जो प्रिंसिपल है संदीप घोष, वो ये कहते हैं कि वो ट्रेनी डॉक्टर वहाँ सेमिनार रूम में अकेले गई ही क्यों थी। मतलब देख रहे हो, मैं इनसे सीधा यही कहना चाहता हूँ कि भगवान ना करे कभी आपके साथ ऐसा हो, बट क्या अगर आपके फैमिली मेंबर्स के साथ यही सेम इंसिडेंट होता फिर भी आप यही कहते। बेशर्मी यही नहीं रुकी, संजय घोष ने तो उस ट्रेनी डॉक्टर को मानसिक रूप से बीमार तक कह दिया। बट जब डॉक्टर्स का गुस्सा फूटता है तो ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए रिजाइन कर देता है। लेकिन इसके मोरल के आयरनी देखो, कुछ ही घंटों में ये दूसरे प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल भी बना दिया जाता है। अब पता नहीं ममता सरकार इतनी मेहरबान क्यों है इस बंदे पे। इतना ही नहीं, जो क्राइम सीन का लोकेशन है नॉर्मली उसको सील कर दिया जाता है और जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो जाता वहाँ पे कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। लोगों का जाना तक अलाउ नहीं होता। बट ये वीडियो देखो, जहाँ पे उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई थी, वहीं के साइड वाले ही रूम में तुरंत विदिन 2 डेज के बाद ही कंस्ट्रक्शन का काम चालू हो गया। मतलब ये कंस्ट्रक्शन का ही काम हो रहा है या सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही है। कोलकाता पेन केस के लिए सिर्फ मुझे 1 मिनट दो, मैं ये प्रूफ कर दूंगा कि संजय रॉय जो इस पूरे इंसिडेंट का एक्यूज्ड है वो इस दरिंदगी में अकेले हो ही नहीं सकता, बल्कि इसके साथ और भी लोग शामिल थे। प्रूफ नंबर 1, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात कही गई कि ट्रेनी डॉक्टर के वजाइना से 150 ग्राम स्पर्म मिला। जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया गवर्नमेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन डॉक्टर स्वरम गोस्वामी के अकॉर्डिंग इतना ज्यादा स्पर्म किसी एक इंसान का हो ही नहीं सकता। प्रूफ नंबर 2, ट्रेनी डॉक्टर के शरीर पर जो चोट मिली है और जितनी ताकत उस पर हमला करने में लगाई गई है, ये किसी एक इंसान का काम हो ही नहीं सकता। प्रूफ नंबर 3, जब पहली बार पुलिस ने ट्रेनी डॉक्टर के फैमिली को फोन किया था तब पुलिस ने बताया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। एक सीधा सवाल, क्या पुलिस वाले अंधे थे? उनको उस ट्रेनी डॉक्टर की हालत नहीं दिखाई दी? मतलब शुरू से ही मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि या तो इसमें ऑफिशियल्स की भी मिली भगत है या इससे भी बड़ा कोई साजिश चल रही है। लेकिन अब आगे क्या होगा? सबसे पहले आप ये 2022 का एक रिसर्च देखो, हर दिन 90 विमेंस के साथ होता है इंडिया में। मतलब कैन यू इमेजिन, हर एक बीते दिन में कहीं ना कहीं भारत की 90 महिलाएं किसी दरिंदे की दरिंदगी की शिकार हो रही है। अभी वाले सिचुएशन में तो पीएम मोदी, राहुल गांधी, वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी कहा है कि विक्टिम को जस्टिस मिलना चाहिए। इवन 14 अगस्त को पूरे बंगाल में वुमेन रिक्लेम द नाइट इज आवर्स कैंपेन चलाया गया और ट्रेनी डॉक्टर के लिए जस्टिस की डिमांड करी लोगों ने। और फिलहाल ये पूरा केस सीबीआई को दे दिया गया है। बट सबसे आयरानी की बात पता है क्या है? अक्टूबर 2020 में जब उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो रेप इंसिडेंट हुआ था, उस केस को लेकर वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने कोलकाता में मार्च किया था। हाथरस में रेप पीड़ित के घर ममता ने अपनी पार्टी के संस्थापकों की टीम भेजी थी। बट जब उनके ही राज में हुआ तो वो चुप हो गई, उनके सारे संसद चुप हो गए। और इनकी एक और आयरनी देखो, जब ये केस सीबीआई के पास चला जाता है तब ममता बनर्जी ये अनाउंस करती है कि वो कोलकाता में मार्च निकालेंगे जस्टिस को लेकर। मतलब इन्होंने और इनकी पुलिस ने तो पहले इस केस को खूब दबाने की कोशिश की, बट जब ये केस सीबीआई के हाथ में चला गया तो सपोर्ट दिखाने के लिए मार्च निकालेंगी ममता दी। इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा वरना कल मेरे घर पे भी लीगल नोटिस आ जाएगा। वैसे भी ममता दीदी की पुलिस उनकी काम कर ही रही है, उन सभी को लीगल नोटिस की धमकी दे रही है जो इस केस के बारे में सवाल पूछ रहे हैं। और लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ कि यार ये कोई पहला केस नहीं है और आखिरी केस भी नहीं है। ऐसे केस होते रहते हैं और ऐसे इंसिडेंट जब हमारे सामने आते हैं तब हम 2 दिन का आउटरीच करते हैं और फिर सब लोग साइलेंस हो जाते हैं। और हमारा सिस्टम भी ऐसा ही है कि अगर कोई रेपिस्ट पकड़ा भी जाता है तो बस कुछ सालों की जेल, उसके बाद फिर बाहर आ
मारा जाता है। अब भी देख लो ना, इधर इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ और उधर गुरमीत राम रहीम जिसपे इतने सारे रेप के केसेस है वो बाहर आ गया। इसीलिए एटलीस्ट इस केस पे आवाज ऐसे सोच के उठाइए कि जो भी दरिंदा है उसको फांसी की सजा हो, क्योंकि आज ये उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ है, कल किसी के भी साथ हो सकता है, आपके फैमिली मेंबर्स के साथ भी।